किसी भी देश की शिक्षा का स्वरूप उस देश की संस्कृति एवं प्रगति के अनुरूप होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर नाका आपका स्वागत करता हूं द स्कूल कनेक्ट में। आज जिस व्यक्ति से हम मिलने जा रहे हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित किया है। आपने स्कूल एजुकेशन में कई ऐसे बदलाव किए हैं और सीखने सिखाने का एक नया स्वरूप शुरू किया है। आपने कई मेथड शुरू करी और इनकी मेथड्स इतनी प्रचलित हुई कि उन्हें विश्व मान्यता प्राप्त हुई। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल। इन्होंने सेना में रहते हुए एक सपना देखा, एक ऐसे स्कूल तैयार करने का जहां शिक्षा सिर्फ एक अक्षरी ज्ञान ना हो बल्कि जीवन जीने के लिए हो। और 2 कमरों से शुरू हुआ सफर मुनि इंटरनेशनल स्कूल का आज एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित है। मुनि स्कूल ने यूनेस्को टॉप 15 स्कूल्स में अपनी जगह बनाई है। अशोका फाउंडेशन अमेरिका द्वारा चेंज मेकर स्कूल के खिताब से नवाजा गया है। मुनि स्कूल एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन द्वारा 10 वर्षों से भारत के शीर्ष बजटेड स्कूल में स्थान प्राप्त है। दिल्ली राज्य सरकार शिक्षा बोर्ड के लिए मॉडल स्कूल प्रिंसिपलों को आप ट्रेनिंग देते हैं। हैप्पीनेस करिकुलम डेवलपमेंट में भी आपने सहयोग किया है और आपकी यात्रा सतत जारी है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको मुनि इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली। नमस्ते दोस्तों, मैं अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल। सर, हम जानना चाहते हैं कि सफर की शुरुआत कैसे? अक्सर ये लोगों में कहा जाता है कि बीज तो कहीं डलता है, क्योंकि कुछ भी चीज अकारण नहीं होती। इसका बीज मेरे बचपन में और इसका बीज मैकाले के द्वारा और इसका बीज चुनौतियों के द्वारा बहुत समय पहले ही बो दिया गया था। कारण उन्होंने बोए थे और हवा, पानी, खाद समय ने दिया, परिस्थितियों ने दिया। तभी मुनि के जन्म होने का, मुनि मेरी माँ का नाम है, तभी इस मुनि इंटरनेशनल स्कूल के जन्म होने का वजह बनी। और दोस्तों, मैंने मुनि स्कूल का निर्माण वर्तमान की समस्याओं और भविष्य की चुनौतियों का एकेडमिक आंसर क्या हो इसके लिए। सर, हम जानना चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम जो चल रहा है, ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम में हम किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे बोर्ड्स होते हैं, सिलेबस होते हैं। ऐसे में आपने अपनी नई मेथोडोलॉजी को कैसे डेवलप किया? देखिए, पद्धतियां कोई हमेशा ही नवीनतम होनी चाहिए, क्योंकि जब एक इंसान, एक जनरेशन पर डे एक ज्ञान को प्राप्त कर रही है, तो वो प्राप्ति का माध्यम यदि प्राचीनतम हुआ या उसका नया वर्जन नहीं हुआ तो निश्चित ही उसका बोर हो जाना संभव है, डिस्ट्रैक्ट हो जाना संभव है। अब आया कि बहुत सारी विधियां चल रही थी। दोस्तों, मुझे तो कभी कभी लगता है कि 1800 का मेथड, 1900 का टीचर का माइंडसेट और 2000 का प्रोडक्ट बनाने की तैयारी। हमें शिक्षा के अंदर दुनिया में हर चीज में बदलाव होंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या इंफ्रा हो, सब में बदलाव होंगे। और शिक्षा में, टीचिंग मेथोडोलॉजी में, टीचिंग के कंटेंट में, इस सब में बदलाव की स्पीड इतनी स्लो रही, कभी कभी लगता है कॉन्स्पिरेसी कि जब हर बच्चा अलग है, हर रोज अलग है, तो उसको आप इक्वल क्यों कर रहे हैं, उसको आप एक यूनिफॉर्म क्यों कर रहे हैं। इसी यूनिफॉर्म करने के कारण ही ये बच्चा स्कूल से डर गया है, ये बच्चा स्कूल को छोड़ देना चाहता है। मजबूरी वश है, समाज की हो, परिवार की हो या व्यवस्था की हो, तो मजबूरी वश स्कूल आता है बच्चा। अब बच्चे से अगर दिल से पूछे तो स्कूल नहीं आना चाहता, वो ड्रॉप आउट नहीं हो रहा, वो फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि आप उस शिक्षा में देवी तो सरस्वती है जहाँ पर रस हो,
परंतु शिक्षा में मोनोटोनस उस शिक्षा को ऐसा बोलिंग कर रहे हैं उसको कोई सरस्वती उसमें नहीं मिलती और वो छोड़ के जाना चाहिए। जब मेरा दौर आया कि इसमें क्या बदलाव करा जाए तो मैंने उस शिक्षा में सरस्वती का आगमन किया, उस शिक्षा को सरस किया, उस शिक्षा में रस डाला, उस शिक्षा का जीवन से संबंध बनाया, उस शिक्षा में परिणाम तय कराए। सच बताऊं, शिक्षा तो एक ही थी, परंतु इसके परिणाम, इसके प्रमाण वो बहुत अर्थों में थे और बदलाव इतना अच्छी तरह हुआ कि लोगों ने शुरुआत में आश्चर्य रूप में, बाद में सहज रूप में, अब नीड के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। सर, इस बात को सुनकर कैसा लग रहा है कि एजुकेशन में होते हुए कोई प्रोसेस होती है जहाँ नर्सरी में बच्चा आता है और 12th तक करके इस प्रोसेस को होते हुए निकल जाता है। सच बताऊं, मैं इसको एक जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उसी का पार्ट समझता हूं। जैसे हेनरी फोर्ड ने एक असेंबली लाइन बनाई, केजी क्लास में एक बच्चा आया, मेरे टीचरों ने दिए हुए सिलेबस के हिसाब से या हेनरी फोर्ड के दिए हुए डायरेक्शन के हिसाब से उसमें अपना पार्ट ऐड किया। हर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में टेस्ट किया, टेस्ट करके देखा ठीक है। फाइनली मार्च में टेस्ट का बटन लगाया, पास, क्लास 1 पास। अच्छा, सेकंड का टीचर का एक अलग सिलेबस है, जैसे असेंबली लाइन में किसी का टायर जोड़ना है, किसी का इंजन जोड़ना है, किसी का दरवाजा जोड़ना है, उसने भी अपना सिलेबस हिंट किया। इस तरह इस असेंबली लाइन में बच्चा केजी से लेकर पीजी तक चलता है और फाइनली हमारे द्वारा घोषित सर्टिफाइड डिग्री धारक एक बच्चा बन जाता है। परंतु ये होता क्या है? सच मानिए, इस कार्यक्रम की विफलता इस रूप में दिखती है कि भगवान महावीर और गुरु नानक 12 साल के अंदर विभिन्न परेशानियों और चैलेंजेस को समझते और जीतते हुए परिवार ने उनकी शादी भी करवा दी, उनके बच्चे भी हो गए। उसके बाद भी सामाजिक बंधनों को काटते हुए एक व्यक्ति एक धर्म का प्रवर्तक बन जाता है, वो गुरु नानक कहलाता है, और दूसरा व्यक्ति भगवान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक कहलाता है। और देखिए, 6 वर्ष में सिद्धार्थ नाम का एक युवराज, एक यंग बच्चा जिसका जन्म महलों में होता है, अपने बंधनों से जीतता हुआ 6 साल में महात्मा बुद्ध बन जाता है। महात्मा बुद्ध। और ये हमारी हेनरी फोर्ड असेंबली लाइन से निकलते हुए बच्चे, केजी से पीजी तक पहुंचते हुए बच्चे 20 साल, 35,000 घंटे, और पैसे तो माँ बाप की क्षमता के हिसाब से या सरकारों के खर्च के हिसाब से 6 साल में एक आदमी महात्मा बुद्ध बनता है और 20 साल 35,000 घंटे हमें देने के बाद, असेंबली लाइन पे खर्च करने के बाद, हर बच्चा महात्मा बुद्ध बना घूमता है। सर, एक और चीज है कि हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन में ऐसा नहीं होता है कि कोई टायर आधा फंसा गया है। यहाँ तो ऐसा होता है कि कोई बच्चा 50 क्वेश्चन लेके आ रहा है तो भी आगे जा रहा है, क्योंकि इसका मापदंड तय किया गया है 33% के ऊपर सभी पास। तो सर, जहाँ तक मेरा विचार है कि ज्ञान या तो होता है या नहीं होता है, आधा ज्ञान क्या है सर, इस बारे में बताइए। ज्ञान को समझाइए कि ज्ञान होता है या नहीं होता है। 33, 35, 38% नहीं होता भाई। ज्ञान या तो होता है या ज्ञान नहीं होता है, उस बात को समझेंगे। असल में हर बच्चा एक कॉन्शियस है, टीचर एक कारण है, किताबें, सब्जेक्ट एक रिसोर्स है, मटेरियल है, टूल है। मगर क्योंकि इंडस्ट्री वालों को तो सामान बनाने से मतलब था, कार तैयार करने से मतलब था, फैक्ट्री बनाने से मतलब था, उन्होंने इंसान को कॉन्शियस समझा ही नहीं। उन्होंने बता दिया नहीं भाई, ये तो मिनिमम एक्सेप्ट कर दो ताकि सबको ये लगे। मुझे तो लगता है कभी कभी कॉन्स्पिरेसी है कि मिनिमम 33% एक्सेप्ट करवा लो ताकि ये बच्चा सारी जिंदगी गिल्ट फील करता रहे और आपकी हायरार्की का सबसे निचला पायदान बना रहे। तो ये सो कॉल्ड एजुकेशनल असेंबली लाइन जिसका आप कह रहे हैं, तो जब ये आपने देखा तो कैसे ख्याल आया कि मैं अपनी अलग प्रकार की एजुकेशन मेथडोलॉजी डेवलप करूंगा, और मेथड्स को बनाने में आपने कैसे चैलेंजेस फेस किए?
बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने कि चैलेंजेस क्या क्या है। मैं इनको चैलेंजेस मानता ही नहीं था, ये हिंड्रेंस थे। ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि किसी आप ऐसे आदमी का निर्माण कर ही नहीं सकते जिसके हाथ हो तो पैर ना हो, पैर हो तो हाथ ना हो, हाथ हो तो उंगली ना हो। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में ऐसा ही था, यदि हाथ थे तो उंगली नहीं थी, पैर थे तो घुटना टकना नहीं था। मैंने इनको ही डिफाइन किया। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि वो बेवकूफ थे या मैं या मेरा बहुत लोग बहुत समझदार थे। समय की जरूरत थी, उस दौर में ये सब चल चुका था, मगर नहीं, आने वाला समय और वर्तमान समय बहुत ही स्पेसिफिक और पर्टिकुलर काम करता था। मैंने उन गैप्स को आइडेंटिफाई किया और सच में उन गैप्स को बच्चे की निगाह से देखा, क्योंकि टीचर और बच्चा और पूरी व्यवस्था को एग्जिस्टेंस पर है, सह अस्तित्व पे है। अगर वो क्लासरूम है तो बिना टीचर के नहीं है, अगर वो क्लासरूम है तो टीचर बिना बच्चों के नहीं है, और तीनों नहीं है तो स्कूल की शोभा नहीं है भाई। तो मैंने इस बात को महसूस किया बच्चों की आंख से। मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात याद आती है कि अगर क्लास में 40 बच्चे और एक टीचर है तो 41 लर्नर हैं, 40 सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, एक उन 40 को समझ रहा है कि वो कैसे होगा। तो चैलेंजेस ज्यादा मुझे नहीं थे। मैंने लोगों के सहयोग के रूप में, जिसको वर्तमान में चैलेंजेस कहा जाता है, मैंने उनकी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आकर के काम किया। मुझे याद आता है गुरु गोविंद सिंह की बात कि जब वो किसी शहर पहुंचे तो वहाँ के मौलवी ने उनको एक भरा हुआ दूध का कटोरा भेजा कि इसमें बिल्कुल जगह नहीं है। गुरु नानक ने उसमें बतासे डाल दिए कि ये बतासे इसमें घुल जाएंगे, मैं आपका वेट नहीं बढ़ाऊंगा, मैं इस बर्तन में दूध में मिठास की तरह घुल जाऊंगा। इसी तरह से मैंने शिक्षा में अपनी मैथोलॉजी को समझा। डियर स्कूल ओनर्स, पेरेंट्स और बच्चों, मैं आपके काम की करेक्टनेस के लिए आया, मैं आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेथड्स को डिजाइन किया। और ये सारे मेथड आपको आपकी ऊंचाई दिलाने के लिए है। सर, जब एक स्कूल बनाया जाता है तो मैनेजमेंट या जो भी स्कूल का फाउंडर होता है वो ये सोच कर स्कूल बनाता है कि ये जितने भी विद्यार्थी पढ़ेंगे सभी 100% रूप से उनको स्कूल का खिलाना चाहता है, उनको आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसा क्यों होता है कि कक्षा में सिर्फ 20-30-40% बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ पाते हैं या आगे बढ़ पाते हैं, सफलता का पैमाना उनसे तय होता है, और बाकी बच्चे उस रेस में पीछे छूट जाते हैं। उन सभी पर पूरी तरीके से फोकस क्यों नहीं डाला जा सकता, या सभी क्लास को एक रूपता में क्यों तैयार नहीं किया जा सकता? आपने बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा और इसका जवाब सदियों से हम देने में असफल रहे। चाहे वो गुरुकुल रहे हो, चाहे उससे पहले की कोई शिक्षा व्यवस्था रही हो, या आज की हजारों साल की इस मॉडर्न एजुकेशन, कुछ ये धारणा बन गई थी, कुछ ये विश्वास बन गया था कि देखिए सफल सभी तो नहीं हो सकते। जबकि टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, ट्रस्ट और समाज और माता पिता 100% की सफलता के लिए आपको बच्चा हैंड ओवर किए थे। मगर चल क्या रहा था, प्रमाण क्या आ रहा था कि सभी सफल नहीं हो सकते। और इस जो सवाल था, इसी में इसका आंसर छिपा हुआ था। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत संकट का क्वेश्चन था कि सभी बच्चे सफल क्यों नहीं हो सकते। क्योंकि मैं मानता था कि एवरी चाइल्ड इज बेस्ट, नीड टू डिफाइन कोर एंड मेथड्स। इस दुनिया के अंदर सभी बच्चे एक ही एटीट्यूड या एक ही कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस के नहीं हो सकते, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड का डिजाइन ही ऐसा है। क्या आपको हमेशा पूरी दुनिया में सब जगह गुलाब अच्छे लगेंगे? क्या चमेली सभी जगह अच्छी लगेगी, या हर एक को अच्छी लगेगी, हर काल हर युग में अच्छी लगेगी? संभव नहीं। इसीलिए मानव भी संस्कार के अलग होते हुए सुख के रूप में एक थे, परंतु परफॉर्मेंस के रूप में अलग थे। दोस्तों, ये समाज भूखी है। अब मेरा आंसर यही था कि क्यों 20-30% में ही ये समाज रुक जाए,
क्यों 20-30%? क्योंकि स्कूल, एक टीचर अपने को जला करके, अपने को मेहनत करके बच्चों को रिजल्ट तक पहुंचाने का जिम्मा लेते हैं। क्यों 2-4-5% बच्चे ही हीरो बन पाते हैं? इसका तरीका भारतीय शैक्षिक सनातन विधियों में था। मैंने इसको स्टडी किया। क्यों ऐसा नहीं? चाहत के रूप में हर बच्चे के अंदर इच्छा है। इच्छा को तीव्र इच्छा में ले चलो, तीव्र इच्छा को संकल्प में, संकल्प को संभावना में, संभावना को अधिकार में, और अधिकार को उपलब्धि में, उपलब्धि को स्वतंत्रता में, और इस स्वतंत्रता को सत्य में ले चलो दोस्तों। हर चीज में सफलता संभव होगी। और मैंने क्या करा? भारतीय शिक्षण विधि, जिसको हम आज की दुनिया में पीयर लर्निंग, कोलैबोरेटिव मेथड बोलते हैं, यहाँ पे किया है। बच्चा बच्चे का टीचर हो गया, बच्चा बच्चे से सीखने लगा। और सबसे बड़ी जरूरत क्या थी? अगर कोई बच्चा समझ चुका है, इसका प्रमाण क्या होगा? आपके समझे होने का प्रमाण यही है कि आप किसी को समझा सकते हैं। आप अगर आप सीखे हुए हैं तो सिखा सकते हैं, आप कर लेते हैं तो करवा सकते हैं, और आप समझे हैं तो समझा सकते हैं। तो हुआ क्या? चाहे क्लास 40 बच्चों की हो या 400 बच्चों की क्लास हो, इसका मतलब अगर 400 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और एक टीचर पढ़ा रहा है या 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 400 बच्चों की क्लास में 200 टीचर हमेशा ऑन है, 200 टीचर हमेशा जॉब पर है, और एक मास्टर टीचर जॉब पर है। अब हो क्या गया? जैसे ये सिस्टम लगा पीयर लर्निंग का, हर बच्चा जो सीखने वाले बच्चे का था उसका गुरु बन गया, और सीखने वाला बच्चा सिखाने वाले बच्चे का कृतज्ञ हो गया। कौन सी बुरी, कौन सी ईर्ष्या, कौन सा द्वेष, सब खत्म होता चला गया। और ये हैप्पीनेस का एक माहौल बन गया। बच्चा बच्चे का सहयोगी हो गया। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यदि आप आदमी के सहयोगी नहीं है, तो बाकी किसी के लिए यदि आप कुछ कर रहे हैं तो अभिनय कर रहे हैं। तो आप अपनी जिम्मेवारी से भागने का प्रयास करें दोस्तों। यदि आदमी की पूर्णता के लिए काम नहीं करता, तो बाकी सबकी पूर्णता के लिए व्यर्थ है। कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं एनवायरनमेंट के लिए काम करता हूँ, मैं जानवरों के लिए करता हूँ, मैं मट्टी के लिए करता हूँ, मैं पानी के लिए करता हूँ, मेरा अक्सर सवाल उठता है, इंसान के लिए कुछ करते हो? क्योंकि प्रॉब्लम पानी की नहीं है, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम मट्टी की नहीं है, प्रॉब्लम इस आदमी ने पैदा करी है। इस आदमी से बात कर लो, मट्टी अपने आप को ठीक कर लेगी, पानी अपने आप को ठीक कर लेगा, और एनवायरनमेंट तो इस आदमी ने खराब किया, वो अपने आप ठीक। तो सर, ये जो आजकल हम एजुकेशन की डायस पर पीयर लर्निंग की बात सुन रहे हैं, आपने आज से 20 वर्ष पहले ही अपने विद्यालय में पीयर लर्निंग सिस्टम को स्टार्ट कर दिया। दर्शकों, मुनि इंटरनेशनल स्कूल में पिछले 20 वर्षों से पीयर लर्निंग एजुकेशन पे काम कर रहा है। यहाँ बच्चा बच्चे का क्या, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बैठक को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सर, हम आपसे इसके आगे जानना चाहते हैं कि मुनि इंटरनेशनल स्कूल को जाना जाता है अपनी अलग अलग प्रकार की मेथड्स के लिए। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुनि इंटरनेशनल में डॉक्टर अशोक ठाकुर सर ने 42 से ज्यादा मेथड्स का इजाद किया। सर, आपकी इनमें से जो कुछ मेथड्स जो आपने अप्लाई करी और जिनसे आपको बहुत अच्छा होता है, उनके बारे में जानकारी। देखिए, क्या होता है पीयर लर्निंग आरंभिक मेथड है, क्योंकि व्यक्ति में ये विश्वास आए कि मैं समझा सकता हूँ, और समझने वाले को भी ये विश्वास आए कि मैं समझ सकता हूँ। असल में मुझे कभी कभी लगता था कि एजुकेशन एक ब्लैक स्पॉट करने वाली जगह बन गई थी कि आप काबिल नहीं होंगे। पहली में किसी ने कह दिया, 5वीं में किसी ने कह दिया, 8वीं में कह दिया, सच मानिए वो बच्चे ने मान ही लिया, तो साइकोलॉजिकल आपने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया। इस दुनिया में ये तो शुक्र है कि मिनिमम इनकम पर भी गुजारा हो जाता है, नहीं तो सारे लोग, हम शिक्षा विधि के विक्टिम हैं साहब। ये शिक्षा विधि के विक्टिम हैं, ये समाज में भरे हुए हैं। कौन है आप जो डिक्लेयर कर देते हैं कि आप नहीं काबिल हैं? कौन है आप 4 सवाल पूछ करके मेरा भविष्य तय कर देते हैं? मैंने इसीलिए अपने स्कूल में डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट भी चलाया। जब ये मानते हैं कि आप 80% डिजीज साइंस बोलती है
साइकोसोमैटिक्स वो आपके मन से आपके शरीर में एंट्री करती है। वो 20% डिजीज है जो आपके भोजन से एंट्री करती है, जिसको आजकल लाइफस्टाइल डिजीज बोला, ये सब बोला। ये कहीं शिक्षा के द्वारा प्लांट तो नहीं हुई थी। मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या की बात, क्योंकि जब मैं एक बात बोलता हूँ कि हर बच्चा बेस्ट है, तो रिजल्ट वर्स्ट कैसे? तो मुझे कभी कभी लगता है कि बच्चा बचपन से इस शिक्षा पद्धति के द्वारा विक्टिम बन रहा है। उसको हम घोषित फेलियर तय कर देते हैं, बाकी समाज कर देता है। स्कूल में आप नींव डालें फेलियर होने की और उसको मार्किंग करने की, और बाद में समाज तो कुछ बेरहम तरीके से खेलता है। मुझे कभी कभी लगता है मासूम बचपन, गुमराह जवानी, बेबस अधेड़पन, मोहताज बुढ़ापा और बेरहम मौत, क्या यही तो कहानी नहीं थी उनकी? काफी सर के हैरान हो गए। सर, अगर हम इस चीज को थोड़ा और एलोबरेट करें, तो आज किसी बच्चे का आकलन उसकी एमएससी से, यानी कि मार्कशीट वैल्यू से किया जाता है। यदि आपके 100 और 100 हैं तो आप ग्रेट हैं, यदि उससे कम रह गए तो आप इस सफलता के दूर से बाहर उसको समाज द्वारा, विद्यालय द्वारा और परिवार द्वारा स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। तो उसकी दक्षता का तो कोई पैमाना बचा ही नहीं। देखिए, आज का पेरेंट्स और समाज इस षड्यंत्रकारियों के चुंगल में आ गया, क्योंकि उन्होंने मार्क्स स्कीम पर उसको मार किया। और मार्क्स स्कीम थी क्या कि ज्यादा याद करके सुनाएगा, ज्यादा नंबर पाएगा, क्योंकि हूबहू सुनाएगा तो 100% नंबर पाएगा। अगर अपने विचार लिखेगा तो नंबर कम रहेगा, क्योंकि आपके विचार है। और क्राइटेरिया में, आंसर पैटर्न क्राइटेरिया में है ही वो, उसको वही चाहिए जो सेंट्रल बोर्ड ने बताया, या टीचर्स ने बताया, या स्कूल मैनेजमेंट ने बताया। अब इसका अर्थ क्या था कि ये इसको ऐसी आदत डाल दी जाए कि ये हुक्म मानने का, बात को हुबहू कहने का, सुने हुए को हुबहू सुनाने का विद्वान बन जाए। इसको सर अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग एक ट्रेंड या कुशल कामगार तैयार कर रहे हैं, ना कि एक कुशल विद्यार्थी या कुशल मनुष्य तैयार। हम एक ओबीडिएंट रोबोट तैयार कर रहे हैं, आज्ञाकारी रोबोट। आप ये मान के देखिए ना, जो बच्चा बिल्कुल आज्ञाकारी होगा, माँ बाप को भी अच्छा लगता है। सवाल ना करें, व्यवस्था में सवाल ना करें, कहना माने, चाहे मेरे पास ना हो या ना हो, अपनी बुद्धि लगाएगा, मेरा कहना मानो। हमने तो डिमांड ऐसी की। तो यही डिमांड को इस षड्यंत्रकारियों ने फैसिलिटेट किया, मोटिवेट किया, और ये सुपरवाइज भी किया कि सही चल रहा है। सर एंटरप्रेन्योर्स की इस पिछले कुछ वर्षों की सफलता को अगर देखा जाए तो ये गौर करने वाली बात है कि एक 90% या 100% लाने वाला एमएससी वाला बच्चा, स्कॉलर बच्चा है, वो एक 50-60% ड्रॉपर बच्चे के यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय बनकर के काम कर रहा है। तभी तो ये ड्रॉप आउट कल्चर जो है आजकल चल रहा है। इस पर देखिए, एंटरप्रेन्योर को कौन से लोग चाहिए थे? एंटरप्रेन्योर आज्ञाकारी, इसीलिए ज्यादा नंबर वाला आज्ञाकारी एम्प्लॉय बन गया। और जो 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 कलाकार था, जो चीजों का रिस्क ले सकता था, जो चीजों को किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकता था, वो मालिक बन गया, क्योंकि डिजाइन था। आप इस सिस्टम की फेलियरनेस देखिए कि मालिक वो बना जो सबसे कम नंबर लाया, नौकर वो बना जो सबसे ज्यादा नंबर लाया। अब इतना समझने के बाद भी नहीं समझे, और ये मेरी प्रथा की प्रॉब्लम कि सुनने और सुनाने वाले को मैंने विद्वान बोला। साइंस एज में जो मशीन से बेहतर काम कर सके उसको मैंने विद्वान बोला। समझ वाले का तो कोई नंबर ही नहीं था। इसमें सर एक स्टेटमेंट आपका मुझे बड़ा याद आता है, लर्निंग बाय डूइंग और डूइंग बाय लर्निंग। समझ का तो इसमें कहीं योगदान नहीं। ये आपने व्याख्यान स्टेटमेंट कहा था कि समझ कर करने का तो कहीं बात जिक्र नहीं। सही, आप देखिए ना, स्कूलों में हम उसे कहते हैं याद कर लो, करने के लिए। यही काम जब वो मेडिकल कॉलेज में जाता है, उसको कहा जाता है कि बिल्कुल सीख लो, समझ लो। मतलब समझ का नहीं है, सीख लो, और यही करना बाहर जाकर के। आप सोचिए, हर साल हजारों डॉक्टर निकलते हैं, क्यों 2-4% ही डॉक्टर टॉप करते हैं, जबकि सेम कॉलेज से सेम प्राइस निकल के आते हैं।
क्योंकि उनको समझ से नहीं करना आता, सीखे से करना होता। तो ना पहले सीख के कर लो या करके सीख लो, समझ का दोनों जगह के लेने देने नहीं। Sir, it is all about transferring of information from teachers to students. इसका बड़ा अच्छा सवाल है, कहते हैं मैं अच्छा हूँ कि बड़ा सब होता है। देखिए पूरी दुनिया में जो एजुकेशन तीन ही काम करती है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, फ्रॉम बुक्स टू स्टूडेंट और फ्रॉम इंटरनेट टू स्टूडेंट। जॉब नंबर 1 क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। जॉब नंबर 2 स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन by practicing, memorizing, by doing, learning by doing, और these all methods, यह है स्टोरेज, इसके दिमाग में सही स्टोर हो जाए। और तीसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मीन ऑफ एग्जामिनेशन। ये तीन ही काम, भाषाएं अलग अलग हैं, थोड़ा बहुत कंटेंट भी अलग होगा, चाहे वो यूरोप कर रहा हो, चाहे वो एशिया कर रहा हो, अफ्रीका कर रहा हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में हो ये तीन ही काम, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मीन ऑफ एग्जामिनेशन। इन तीन काम को एजुकेशन कहा। परंतु सवाल तो हो रहा है ना कि इस प्रेजेंट साइंस एज में जब पेन ड्राइव नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है which can take transfer information nicely, can store properly or represent whatever wherever you want, then why you are killing a child? Why don't you accept the pen drive? कि बच्चा पेन ड्राइव लेके क्लास में आए और मैडम कहे मैडम डोंट स्पॉइल माय चाइल्डहुड, whatever you want to transfer it in this pen drive. It is with this company and it can hold this much gigabyte or megabyte of this all, or it can store properly or whatever you want you can keep. सर इसमें एक और चीज आ रही है कि पेन ड्राइव में एटलीस्ट एक बार जो डाटा स्टोर हो गया तो कम से कम सुरक्षित तो रहता है। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि पहली का पढ़ाया छोटी से ज्ञान नहीं। तो अगर ज्यादा सफलता चाहिए स्कूलों को तो पेन ड्राइव सिस्टम पे आ जाए, 100% स्कूल सक्सेस होगा। तो इसमें स्कूलों का भी एक मैं टेक लेना चाहूंगा, क्योंकि आज का अभिभावक सिर्फ ये देखता है कि मेरे बच्चे की मार्कशीट में मिला क्या है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा व्यवस्था जो है यही चल रहा है। मैं इसलिए बोला कि व्यवस्था शिकार हुई क्योंकि उन्होंने सीडिंग करी, उसकी मार्केटिंग करी और उसका सपना दिखाया और सपने में ये नहीं बताया कि आपका बच्चा एक रोबोट होगा, आपके बच्चे का आपसे कोई संबंध नहीं होगा, आपका बच्चा ही दुनिया के लिए खतरा बनेगा। कल बताया बस सपने दिखाए, बस सपने का डार्क पहलू तो बताया ही कभी आपको और आप शिकार हो गए। क्योंकि वो आपने कहावत सुनी होगी कि एक गांव में एक मियां बीवी जो रहते थे वो अंधे थे, तो जब भी वो माता रोटी बनाती थी और वो रोटी बनाते टाइम अपने बेलन से वो परात को ठक कर देती थी, तो पति वो भी अंधा था, वो समझ जाता था रोटी बन गई है, रोटी परात में आ गई, वो परात से रोटी उठा करके खा लेता था। और उनके बच्चे पैदा हुए, बच्चे तो जरूर नहीं अंधे हो, बच्चे पैदा हुए, जब उन बच्चों ने देखा कि मम्मी जब भी रोटी बनाती है तब उसको बर्तन को खड़खड़ाती है, पापा खा लेते हैं, तो सदियों तक दौर चलता रहा, पूरा गांव इस तरह करने लगा, पूरा शहर ऐसा होने लगा। तो लोगों ने पूछा इसका राज तो जाने, तो इसका राज मेरे को फौजी आंसर में आता है कि एक बेंच के आगे संतरी खड़ा होता था और वो लंबे समय से खड़ा होता था, तो 4-5 कमांडिंग ऑफिसर बदल गए, छठे कमांडिंग ऑफिसर को लगा कि यार ये संतरी ठीक नहीं है यहाँ पे खड़ा होता, तो उन्होंने अपने पिछले पूर्ववर्ती कमांडर से पूछा भाई ये संतरी क्यों खड़ा करते हो इस बेंच के पास? उन्होंने कहा सर मुझे नहीं पता, मेरा पिछला कमांडिंग ऑफिसर खड़ा करता था, मैं भी खड़ा करता। इस तरह जब पता लगा तो सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर बात पहुंची, तो उनसे पूछा कि सर वहाँ संतरी बेंच पे क्यों खड़ा करते थे? उन्होंने पूछा पेंट अभी तक सूखा नहीं क्या? ओके, तो मुझे तो लगता है वही दो एजुकेशन मोरल ऑफ द स्टोरी एजुकेशन में ये चल रही है कि सब भेड़ चाल रहे हैं। सर वर्तमान शिक्षा पद्धति और गुरुकुल शिक्षा पद्धति का कंपेयर करेंगे तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्यारी और बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि जब ये आधुनिक शिक्षा नहीं थी तो पूरा गांव एक परिवार था। गांव में सुनार मेरा चाचा था, कुम्हार मेरा ताऊ था, गांव का हर आदमी मेरा संबंधी था। गांव के बूढ़े, गांव के वो लोग जो बहुत फिजिकल वर्क नहीं कर सकते थे,
आपकी सुरक्षा भी काम। मेरे घर के अंगने में कौवे की आवाज ये बताती थी कि मेरे घर में कोई आने वाला है। कोयल की कूकू मेरे घर की पहचान हुआ है। जब मॉडर्न शिक्षा आई, बल्कि अभी तो, और अगर मैं कहूँ तो मेरे खेतों में चरते हुए लकड़बग्गे, मेरे यहाँ चलती हुई नील गायें आम देखी जा सकती थी, क्योंकि उनको भी परिवार का सदस्य समझा जाता था। जब और दौर आया, जब मॉडर्न शिक्षा आई, तो ये सारी चीजें, तब सिंगल आदमी का बेडरूम बन गया, मियाँ बीवी में भी पर्सनल स्पेस मांगा जाने लगा, और ये लकड़बग्गे और सियार सब नेट पे देखे जाने लगे। मेरे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि सियार कैसा होता है। मैं तो हैरान रहता हूँ कि मैंने शिमला के एक टीचर से पूछा कि शिमला मिर्च का पेड़ कैसा होता है। शिमला में पैदा आदमी शिमला मिर्च का पेड़ नहीं बता पाया। क्या एजुकेशन है, मैं इसको क्या समझूं। सर चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। जब आप इस प्रकार की मेथड्स को डेवलप कर रहे हैं तो सिर्फ पीयर लर्निंग ही सफिशिएंट थी या इसको काउंटर करने के लिए आपने कुछ और मेथड्स का भी इस्तेमाल किया? देखिए, पीयर लर्निंग की प्रामाणिकता को बढ़ाने के लिए मैंने इसको जीआरएस पे लिया, जिसको एनईपी 2020 उठाया कि पीयर लर्निंग में 1 to 1 है, मगर 2 लोग में गलती की संभावना हो सकती है। वो गलती की संभावना को कम करने के लिए मैं इसको ग्रुप में ले गया, क्योंकि ग्रुप गलत नहीं होता। दूसरा व्यक्ति गलत हो सकता है, उसका साथी गलत हो सकता है, ग्रुप की गलती की संभावना बहुत कम। मैं इसको जीआरएस में ले गया। जीआरएस का मतलब था ग्रुप रेसिप्रोकल सिस्टम एंड ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। ग्रुप रेसिप्रोकल सिस्टम पीयर टू ग्रुप की तरफ ले जाता है, और ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम ग्रुप से व्यक्ति की तरफ। प्रोसेस को एलैबोरेट करेंगे कि बच्चे क्लासरूम में एप्लीकेशन में कैसे लेके आते हैं। जैसे किसी चैप्टर को आपने पढ़ा, अब मान लीजिए पहले पेज को आपने पढ़ा, तो पहला पेज पूरी तरह आपको समझ नहीं आ सकता, क्योंकि हर आदमी का एटीट्यूड, अटेंशन, ये सब अलग अलग है। तो आपने जो जो समझा वो अपने एटीट्यूड के साथ समझा होगा। अगर दूसरे बच्चे का एटीट्यूड किसी नहीं, तो उसने जो समझा, तो आप उसकी फिल्म का ब्रेक सुनो या वो आपका फिल्म का ब्रेक सुनो, दो आदमी एक दूसरे को क्लियर नहीं पूरा कर। अब चैप्टर को और मायनेटली समझने के लिए, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रुप रेसिप्रोकल मतलब ग्रुप उपयोगिता सिस्टम का डिजाइन किया कि आप दोनों जो इस चैप्टर में समझे इस ग्रुप को शेयर करें। 4 बच्चे ग्रुप में हैं, 2 बच्चे मिलकर के बाकी को सब समझाएं। इसको बोले हैं ग्रुप रेसिप्रोकल सिस्टम। अब ग्रुप की तरफ से क्या जिम्मेदारी है कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है कि उस ग्रुप में 4, 10, 14, 20 जो भी बच्चे हैं वो चेक करे कि सभी बच्चों को आ गया ना। इसको बोलते हैं ग्रुप रिव्यू। इसको ग्रुप रिव्यू बोल सकते हैं। इसको एनईपी 2020 में ग्रुप रिव्यू कहा है, मगर हमने इसको ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम कहा है। तो ये चीज जो जीआरएस सर ने 2002-03 से अपने स्कूल में स्टार्ट करी थी, वो वर्तमान भारत में एनईपी 2020 में भी इसको इंक्लूड किया गया है। सर, जीआरएस सिस्टम की उपयोगिता तब हो सकती है कि जब बच्चों को विद्यालय में पर्याप्त समय मिले। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स तो बहुत ज्यादा है और हर सब्जेक्ट्स को देने के लिए कक्षा में सिर्फ 35 से 40 मिनट का पीरियड होता है। अब ऐसे में बच्चे सब कब तो ग्रुप बनाएंगे और कब उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि टीचर के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि उसको हर टर्म से पहले अपना सिलेबस खत्म करना है। बहुत सुंदर सवाल पूछा कि पीरियड 40 मिनट का और पीयर लर्निंग जीआरएस होगा कैसे। सब्जेक्ट ज्यादा है, टीचरों की अक्सर कॉमन शिकायत रहती है कि हमारा तो सिलेबस ही पूरा नहीं होता, उनको बहुत जल्दी से कराना पड़ता है। देखो दोस्तों, इसका आंसर इस प्रोसेस में था। असल में था क्या कि 40 मिनट का पीरियड बटा के जब हमने इसका रिव्यू करना शुरू करा, इसको हमने जांच करनी शुरू करी, तो ये पाया कि 1810-12 के समय में इस सिस्टम का डिजाइन हुआ, क्योंकि उस दौरान में ये माना जाने लगा कि कोई भी आदमी 5-10 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तो बोले कॉमन टाइम निकालो, तो बोले 40 मिनट।
40 मिनट से ज्यादा कोई आदमी कंसंट्रेट कर ही नहीं सकता। उन्होंने इसको मास कंसंट्रेशन में लगा दिया कि मास का कंसंट्रेशन 40 मिनट से ऊपर नहीं हो सकता। वेरी गुड, मगर ये स्कूल का सब्जेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा 5 सब्जेक्ट कराइए और बच्चों का रिजल्ट लाइए। अब आप देखिए हैरानी की बात कि टीचर तो हर पीरियड में चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज, और बच्चा पहले पीरियड में मैथमेटिशियन है, दूसरे पीरियड में साइंटिस्ट है, तीसरे पीरियड में वो इतिहासकार है, चौथे पीरियड में भाषाविद है। भगवान जाने वो बच्चा है या ज्ञान की खान है या अपने को बदल देने का महारत कलाकार है, यंग बच्चा है। और हैरानी की बात देखिए 40 मिनट का पीरियड, और इसमें पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ही नहीं। मतलब 40 मिनट में वो बच्चा जैसे ही बेल बजती है, एज पर रूल टीचर को डिसअपियर हो जाना चाहिए और नए टीचर को क्लास में अपीयर होना चाहिए। ये संभव तो है नहीं, क्योंकि हम कोई अवतारी पुरुष तो है नहीं कि बेल बजते ही डिसअपियर, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कितनी देर बेल बजने वाली, कितनी देर में। या तो हमारी क्लासों में येलो लाइट लगा दी जाए कि बजने वाली है 5 मिनट में, हम क्रॉस करें। संभव नहीं था, क्योंकि ये 5 या 7 मिनट का ट्रांसपोर्टेशन टाइम देना चाहिए था। मगर स्कूलों को तो मुझे लगता है कि इसलिए बनाया गया था कि बच्चे को ये लगे कि मैं शिक्षित होने जा रहा हूँ, और होने जा रहा हूँ हो रहा है साक्षरपन, और उसको ये लगे कि मैं शिक्षित होने जा रहा हूँ। वो स्कूल पढ़ने भी जाए, साक्षर हो भी जाए और शिक्षित ना हो, कहीं ये वाली साजिश तो नहीं थी। तो 40 मिनट का पीरियड साजिश ही थी, क्योंकि 40 मिनट में ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन तो हो सकती है, डीप डिस्कशन नहीं हो सकता, डीप डिबेट नहीं हो सकती। हो जाए ट्रांसफर ऑफ, टीचर आए क्लास में बच्चों को बताए ये ज्ञान है, और उसके बाद टीचर उसको बच्चे उसको ढूंढ ले चला जाए। मेरे दोस्तों, इन सब कामों के लिए मैंने पीरियड का टाइम बनाया। जहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई सब्जेक्ट 5 है, कैसे पूरे होंगे। मैंने मैथ को रेगुलर किया, साइंस को रेगुलर किया, भाषा मैंने खत्म करी क्योंकि भाषा को मैंने मीडियम बना दिया था। मैंने क्या करा, SST जहाँ रखी, SST को मैंने हर 3 दिन बाद SST और 3 दिन मैंने भाषा वाली चीजों को छू लिया। पूरे हो गए मेरी, मैथ और साइंस रेगुलर हो रही थी। इस तरह मैंने क्या करा, इस पीरियड को 1 घंटे 20 मिनट में। अब 1 घंटे 20 मिनट में क्या, क्योंकि बच्चों का डिस्कशन था, ग्रुप रेसिप्रोकल था और सवालों का पूछा जाना था। टीचर की मैंने भागीदारी बहुत कम कर दी, टीचर को बहुत कम मैंने बोलने को दिया। मैंने कहा सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, बोले बच्चों के पास। अनुभव किसके पास है, थका हुआ नहीं बोलता था, शुरू में थका हुआ बोलता था। अनुभव किसके पास है, बोले वो टीचर के पास। तो आप अपने अनुभव का इस्तेमाल करें, ये अपने एनर्जी का इस्तेमाल करें, और दोनों के बीच में सिनर्जी बन जाए। इतना सा ही तो काम था कि बच्चे एनर्जी का इस्तेमाल करें। मुझे समझ आ गया, इसका प्रमाण है कि मैं 10 बच्चों को समझा सकता हूँ। हर बच्चे का ये मैटर शुरू हुआ, यकीन माने मैंने इसको 2006 में डिजाइन किया था, 2023 चल रहा है। 17 साल में आज तक एक भी सवाल टीचर तक नहीं पहुंचा, बल्कि मेरे टीचर मुझे कहते हैं सर बहुत सारी बातें हमें बच्चों से पता लगती। अरे भाई, एनर्जी से भरा हुआ वो बच्चा, उसके पास पूरी ताकत है बताने की, उसको मौका दो, उसको अपनी कुशलता को प्रमाणित करने का अवसर दो ना भाई। टीचर आपके पास अनुभव है, यही तो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि 40 बच्चे एक दूसरे से सीखें और 41वां टीचर ये देखे कि वो कैसे सीखते हैं। तो ये जो आपस में ये सिनर्जी बनाई, हार्मोनी बनाई, सच बताऊं ना कुछ स्कूल में शोर होता है, हर बच्चा कुछ बताने के लिए ईगर है, क्योंकि व्यक्ति नाम ही जब रखा, हर आदमी जब व्यक्त होना चाहता है, उस व्यक्त होने को व्यक्ति कहा, तो व्यक्त होने दो न भाई। उन बच्चों को बचपन से बोलने का मौका दो न भाई, क्यों रोकते हो उनको? शोर होगा? बिल्कुल शोर नहीं होता, सच बता रहा हूँ। कन्वर्सेशन में शोर नहीं होता, डिसएग्रीमेंट में शोर होता है। हम विवाद नहीं संवाद करते हैं, संवाद में शोर हो ही नहीं सकता। तर्क में भी शोर नहीं होगा अगर आपकी बात में दम है।
आप तो चिल्लाने की आदत लगती है। तो ये पीरियड का चेंजमेंट हुआ और इसको देखने के लिए आप हमेशा आइए। यहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग इसका क्या बेनिफिट है स्कूल में, क्या होता है? देखिए, जीवन के जिसको लाइफ स्किल बोलते हैं, हमने क्या करा कि लाइफ स्किल को सिखाने के लिए अलग से कोर्स चलाए। जी सर। उन कोर्सों में दिक्कत क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि ये अलग पार्ट है और वो अलग पार्ट है, ऐसा नहीं। ये डेली जब बच्चा लेफ्ट से गुजरेगा और लेफ्ट से आएगा तो क्या होगा कि उसके दिमाग में नियम की प्रामाणिकता समझ आएगी। उसके दिमाग में ये तय होने लगेगा कि प्रत्येक चीज के पीछे कोई नियम है और ये नियम समाज में व्यवस्था है। ये बच्चों को छोटी क्लास से ही डालना चाहिए, इससे वो नियम के प्रति निष्ठा बढ़ती है। सर इसमें एक बात तो तय होगी कि स्कूल का मुनि इंटरनेशनल स्कूल का विद्यार्थी कभी भी किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर किसी प्रकार का कोई चालान तो नहीं देगा। देखिए, मैं इस बात को लेकर के तो 100% निश्चित हूँ कि मेरा बच्चा किसी रूल को नहीं तोड़ेगा और अगर यदि मजबूरी वश कोई रूल टूटता है तो उसके अंदर गिल्ट फील होगा। अगर मजबूरी वश, क्योंकि सभी लोग उस तरीके से कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक गिल्ट फील हो रहा है। ये बात सर जब हम इधर आए हैं तो मैंने यहाँ सुना स्कूल के बारे में जब बात कर रहा था कि यहाँ पर बच्चा एक जीरो पीरियड सेलिब्रेट करता है, जहाँ पर बच्चा अपनी एक्टिविटीज करता है, तो ये जीरो पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, जो बजट स्कूल है, बजट स्कूलों में क्या होता है, जमीन का होता है, बच्चों की संख्या कितनी ज्यादा, कितनी अफोर्डेबल फीस में बड़ा स्कूल नहीं कर सकता और बड़ा ग्राउंड भी नहीं होता स्कूल के पास, जमीन कम होने का। सही बात। तो मैंने इसके लिए क्या करा कि स्कूल के बच्चों को चार ग्रुप कौन से कि एक ग्रुप मैंने हेल्थ से रिलेटेड किया, एक ग्रुप मैंने हॉबी से रिलेटेड किया, एक मैंने कल्चर से किया और एक मैंने स्पोर्ट्स से किया। अब महीने में 4 ही हफ्ते होते हैं, 4 ही ग्रुप है। जो बच्चा पहले कल्चर में है पहले हफ्ते में 1 से 10 तक अगर बच्चे कल्चर में हैं तो अगले हफ्ते के सोमवार को ऑटोमेटिकली ये हॉबी में चले जाएंगे या हेल्थ में चले जाएंगे या बाकी बच्चे स्पोर्ट्स में चले जाएंगे। सिस्टम का सर क्रियान्वयन कैसे होता है? देखिए, क्या होता है कि 1 से 10 तक पूरे स्कूल को ये मालूम होता है कि 1 से 10 तक के बच्चे वो पहले हफ्ते में ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर किया, पहले जाएंगे सी आएगा तो पहले वो कल्चर का मतलब है ऑल काइंड ऑफ कल्चर एक्टिविटी, डांसिंग, क्रिएटिविटी एकेडमिक नहीं, ओके, इट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा को करिकुलर नॉन एकेडमिक्स में एक्टिविटीज आ रही वो उसमें कल्चर भी करेंगे जो कल्चर रिलेटेड है। पहले हफ्ते 7 दिन, वो तो 6 दिन का स्कूल, वो इस तरह करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यही बच्चे अगले हफ्ते वो दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे, मतलब ये हो जाएंगे हेल्थ में। तीसरे हफ्ते ये क्या होंगे, स्पोर्ट्स में। चौथे हफ्ते हॉबी में। ये मतलब स्पोर्ट्स के लिए पहले हॉबी और फिर स्पोर्ट्स, एस लास्ट में आता है। अब जब ये स्पोर्ट्स में होंगे तो जो 10 से लेके 12 वाले होंगे वो अपने आप ही कल्चर में आ चुके होंगे। वो एक सिस्टम बन जाता है कि सारे बच्चे अलग अलग होंगे और हर बच्चे के लिए वो कंपल्सरी। सर भारत में जब हम स्कूलों की बात करते हैं तो जो छोटे शहरों के स्कूल या जो नॉर्मल स्कूल जो है बजटेड प्राइवेट स्कूल्स है, वहाँ जो सबसे बड़ी समस्या हम देखने को आती है वो आती है लैंग्वेज की, जहाँ एक तरफ इंग्लिश लैंग्वेज सभी स्कूलों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। उसी स्थिति में जब हम मुनि इंटरनेशनल स्कूल को देखते हैं तो यहाँ बिना किताब के, बिना किसी शिक्षक के बच्चे यहाँ पर बायलिंगुअल इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे तो जापानीज लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज बोल पाते हैं। तो ये सहजता से आपने कैसे किया? देखिए, बड़ा आसान था ये काम। मैंने कहा ना कि जब मैंने R&D स्टेशन शुरू किया तो मैं यही समझ रहा था कि एक हिंदुस्तानी बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता, एक हिंदुस्तानी बच्चा फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन क्यों नहीं बोल सकता। बड़ी मजाक नोट पे बोलता हूँ कि मैंने देखा कि इंग्लैंड में अनपढ़ भी इंग्लिश बोलते हैं,
इसका मतलब भाषा बोलने में बहुत काबिलियत नहीं चाहिए थी। जापान में अनपढ़ भी जैपनीज बोलता है, तमिलनाडु में अनपढ़ भी तमिल बोल लेता है। इसका मतलब भाषा के लिए माहौल चाहिए था, स्किल नहीं चाहिए थी। और ये भी और मजाक की बात है कि उनका भी मुंह हमारी तरह है, सेम दांत है, सेम जीभ है, पर मुंह ही तो टेढ़ा मेढ़ा करना था। सही। और चीजें सब कुछ सेम थी। पानी हिंदुस्तान में भी है, इसको मैंने जल बोला, इंग्लिश में वाटर बोला, जापानीज में मिज़ू बोला, चीज तो एक ही थी, नाम अलग अलग थे। बस जब मैंने ये लोगों को कहा कि बिना टीचर, बिना किताब, बिना पीरियड के बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, तो लोगों ने कहा कि संभव नहीं है, मगर मुझे माफ इसलिए कर देते थे क्योंकि वो फौजी था। उन्होंने सोचा भाई इनकी तो धारणा ऐसी है कि दिमाग कम होता है, डिसिप्लिन ज्यादा होता है, तो माफ कर दो। सच में इसका सीक्रेट था मेरे पास। 3 से 4 साल बाद जब बच्चे इंग्लिश बोलने लग गए, तो उन लोगों ने कहा कि मेरे बच्चे के कारण इंग्लिश हुआ है, आपके सिखाने के कारण नहीं हुआ। बहुत साल तक मेरे स्कूल को कोचिंग सेंटर की तरह इस्तेमाल किया गया। लोग मुझे, बच्चा जब बड़े स्कूल में एडमिशन होता था, मिठाई का डब्बा देने आते थे, सर आपने सिखा दिया, आपको मुबारक डब्बा लीजिए। मुझे लगता था मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ क्या। खैर, एक्सेप्टेंस लंबे समय बाद होती है। सर वो सीक्रेट रेसिपी वो 100 समझाना चाहेंगे कि अपन कैसे किया। देखिए, वातावरण पैदा करो। मैं अक्सर बोलता हूँ, बच्चा अगर बोलता है आई एम खाइंग, आई एम खेलिंग, इसका मतलब आई एम तक तो आ गया है, खेलिंग ही रह गया है। कल कर लेगा खेलिंग। सही। आप बच्चे को, दुनिया में हम ग्रामर से स्टार्ट करते हैं कि ग्रामर बोलो पहले। भैया कौन सी भाषा में पहले ग्रामर चलती है? आप किसी भी स्टेट में, तमिलनाडु हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, एमपी हो, आप पहले ग्रामर सिखाते हैं। अरे पहले LSRW सिस्टम है, बोलो, लिसन, वो सुनता है, फिर वो स्पीक करता है, फिर वो रीड करता है, फिर राइट करता है। हमारे स्कूल में उल्टा है, पहले राइट करता है, फिर वो रीड करता है। पहले हम उसको ए सिखाते हैं, डॉट से बनाओ, इससे बनाओ। काय को बनाओ बाबा? इंग्लिश के 4 वर्ड बोले, मतलब समझो, यही वर्ड बोलना, इंग्लिश आने शुरू हो जाती है। मैं कहता हूँ गलत बोलो, मुंह तो खोलो। आप लिसन, स्पीक, रीड और राइट से करो, गारंटेड आता है, गारंटेड आता है। मैंने ये प्रूव करके दिखाया है। और मैं ये बिल्कुल आपको प्रॉमिस करता हूं कि जो चंद्रशेखर जी संपर्क करेंगे और जो आगे इसको बढ़ाएंगे, हम उनको ये पूरी बुद्धि ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने देखा दोस्तों कि मुनि इंटरनेशनल स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था के अलग से पीरियड नहीं लगाया गया है। यहाँ पे माहौल जो है वो पूरा इंग्लिश में तय किया गया है। तो सर अगला एक और अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में आप शिक्षकों के योगदान को विद्यालय में कैसे देखते हैं, जबकि R&D सेंटर्स के रूप में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल्स के अंदर आ चुकी है, स्टीम लर्निंग आ चुकी है, मशीन लर्निंग आ चुकी है, रोबोटिक्स क्लासेस के अंदर आ चुकी है, तो ऐसे में शिक्षक की उपयोगिता और गुणवत्ता के बारे में मैं आपका मत चाहूंगा। बहुत सुंदर सवाल और बहुत गहरा सवाल है। कई बार टीचरों को लगता है हम बेरोजगार तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आज AI ज्यादा बेहतर काम कर रहा होता है, मशीन लर्निंग टूल, रोबोट्स बहुत। मगर अगर टीचर बना रहा तो बेरोजगार नहीं होगा, यह हैरानी की घटना होगी। अगर टीचर गुरुजी बनेगा तो AI नहीं, AI की अगर 16 पावर भी आ जाएगी ना, तो भी गुरु रिप्लेस नहीं होगा। क्यों? इंसान के लिए इंसान चाहिए भाई, स्किल के लिए मशीन चाहिए। कोई भी पायलट अपने कंधे बैठ के नहीं उड़ा सकता, कोई भी डॉक्टर बिना इंस्ट्रूमेंट के नहीं कर सकता। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टूल हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस के खिलाफ नहीं है भाई। ये AI, मशीन लर्निंग, रोबोट्स, ये टूल हैं। अगर आप गुरु नहीं बने और टीचर ही रहे तो ये टूल आपको रिप्लेस नहीं करेंगे, आपको हिस्टोरिकल आइटम बना देंगे। और सर टीचर्स ट्रेनिंग की आवश्यकता पे आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं? वो इतनी जरूरी है जितना सांस लेना जरूरी है। देखिए, अगर आपने अपने देश को, अपने स्कूल को, अपनी व्यवस्था को बचाना है, तो मैं तो कहता हूँ टीचर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर स्कूल में बने रहना है, ये तो छोड़ दीजिए बिजनेस को, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बीइंग ए पर्सनल व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, आपने अपना परिवार तैयार कर लिया, बहुत संस्कारी, बहुत गुणवान, तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अपनी लड़की के लिए लड़का अपने ही लड़के को ब्याहेंगे? क्या अपने लड़के की शादी अपनी ही लड़की से कर देंगे?
आखिर तो समाज चलाना पड़ेगा ना। आपका बेटा रोड पे जाएगा तो किसी भी गाड़ी वाले की मोबाइल लापरवाही या इंटरटेनमेंट का शिकार होकर आएगा। कितनी मैं सिक्योरिटी रखूंगा, कितनी बार आपको बचाऊंगा। तो हम टीचर्स पे जिम्मेदारी ज्यादा आती है कि ट्रेन हो, भविष्य को पढ़ें और इसका एकेडमिक सॉल्यूशन पैदा करें। इसीलिए मैंने कहा था कि मुनि इंटर स्कूल का निर्माण वर्तमान की समस्याएं और भविष्य की चुनौती का एकेडमिक आंसर है। सर, मुनि इंटरनेशनल की जो मेथड्स जिनको आज देश विदेशों में जाना जा रहा है, काफी स्टेट्स में बीएड कॉलेजेस में मुनि इंटरनेशनल की मेथड्स को पढ़ाया जाता है और यहाँ तक सर हमने सुना है कि नई एजुकेशन पॉलिसीज में भी मुनि इंटरनेशनल स्कूल्स की मेथड्स को इस्तेमाल किया गया है। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि देश के बाकी कोनों तक, देश के हर स्कूल तक आपके मेथड ले जाने के लिए आपकी क्या तैयारी? देखिए, मेरे पास तो आप जैसे शीतल साल ब्रांड एम्बेसडर बच्चे जो यंग जनरेशन होगी, इनको बैकअप करना ही मेरा जॉब होगा। मैं मुनि स्कूल नहीं खोलना चाहता, मैं सभी एग्जिस्टिंग स्कूलों को मुनि बना देना चाहता हूँ। यही मेरा जॉब रहेगा। दुनिया बम फोड़ के पहले दिवाली खेले, आओ हंस के दिवाली खेल लें। जब शरीरों के एम्स हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर में खुल सकते स्टेट में, तो दिमाग के एम्स क्यों नहीं खोले जा सकते भाई? उसका कार्य मेरा और आपका होगा और इस समाज के वो सभी लोग जो जागरूक पहलुआ हैं उनका होगा। जिस दिन उनको समझ आ जाएगा, यकीन मानिए हमारा काम आसान हो जाएगा। क्यों? मर के कोई नहीं जाना चाहता। और मैं तो बोलता हूं कि आप अभिमन्यु के रूप में हो सकते हैं कि आप ऐसे बच्चे हों कि आपके पिता अर्जुन हों। आप ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि आपकी माँ सुभद्रा जितनी अमीर हो। आप ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिसका मामा श्री कृष्ण हो, बलराम हो। आप ऐसे बच्चे काबिल हो सकते हैं जिसका गुरु प्रद्युम्न हो। परंतु ये अभिमन्यु अगर एकलव्य नहीं बना तो यकीन मानिए उस भी महाभारत में असमय और प्रासंगिक मरा था, और आज तो हर अभिमन्यु को मरना पड़ेगा अगर एकलव्य नहीं बना था। सर, जब हमने देखा कि पीयर लर्निंग स्टार्ट हो गई, जीआरएस बन गया, पीरियड सिस्टम आपने 40 की बजाय 120 दिन पे किया, तो हम एक और मेथड के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जो कि सबसे ज्यादा चर्चित मेथड है इंटरनेशनल स्कूल्स की, यूपीएलसी। सर, थोड़ा सा यूपीएलसी के ऊपर आप बताना चाहिए। देखिए, यूपीएलसी में यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, पी का मतलब है प्रॉब्लम, एल का मतलब है लर्न और सी का मतलब है कम्युनिकेट। इसको क्लासरूम में बच्चा कैसे यूज करता है? क्या होता है? जो बच्चा जिस चैप्टर में जो समझा, जो चैप्टर में समझा, वो तो उसका अंडरस्टैंडिंग उसकी प्रॉपर्टी हो गई। जो प्रॉब्लम है वो एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जो पीयर लर्निंग होती है वो इसी पे एग्जीक्यूट होती है। अब जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दोनों की यू बढ़ गई, पी खत्म हो गया। अब जो यू बढ़ी है वो एल में जानी चाहिए लर्निंग के अंदर, लर्निंग फॉर लाइफ और लर्निंग फॉर लार्जर ऑर्डर। ये हो गया। चौथी चीज सी मींस क्रिएट, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट क्या होगा? वो क्लास का प्रोडक्शन है। इंडिविजुअल कहे कि मैं समझा इसका कॉज क्या था, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, और तीसरा मैं इस ज्ञान से क्रिएट क्या करके दूंगा। आज दुनिया को यूजर नहीं, इन्वेंटर चाहिए, क्रिएटर चाहिए भाई, जिसकी भारत में बहुत भारतीय का विश्व को जरूरत है। मुनि इंटरनेशनल स्कूल में जो मेथड्स की हम बात करते हैं, तो इन मेथड्स को करने के लिए, इन मेथड्स को बनाने के लिए आपको किसी प्रकार का रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने करा होगा। सर, हम जानना चाहते हैं कि वो क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स थे जो आपने करे और उन मेथड्स की बुनियाद है। इस बात की मेरे को भारी कमी महसूस हुई, क्योंकि संसार में हर चीज का इवोल्यूशन हुआ, क्लास में इवोल्यूशन नहीं हुआ, व्यक्ति के इवोल्यूशन में ज्यादा काम नहीं हुआ। मैं शारीरिक इवोल्यूशन नहीं कह रहा, चेतना के संवर्धन की बात कह रहा हूं। हुआ क्या? अगर आप इंफ्रा में देखो तो गुफाओं में रहने वाला ये आदमी आज बहुमंजिले भवनों में बहुत तरह के अलग अलग कमरे, इसमें बेडरूम, स्टडी रूम, लिविंग रूम तक पहुंचा। पत्ते लपेटने वाला आदमी, कलरफुल और मौसम प्रूफ और आंखों को
शरीर की स्किन को, हर संवेदना को जो बेहतर कर सके ऐसे कपड़े पहनने लगा। गाड़ियों की बात करूं तो वो तो कहीं आप मतलब आप जिक्र करते करते थक जाएंगे। इतनी तरह की गाड़ियां, इतनी इस तरह की फैसिलिटी के साथ आई कि वो एक एक गाड़ी की कीमत कई कई आदमी के जीवन की इनकम से बड़ी हो गई। मैं तो इसीलिए बोलता हूं कि जितना बड़ा सामान उतना बड़ा सम्मान। यदि आप मर्सिडीज से आते हैं तो आपका सम्मान भी मर्सिडीज जैसा हो जाता है, यहां तक हो गया। अगर और बातें करूं ट्रांसपोर्टेशन की तो प्लेन, हाई स्पीड प्लेन, इंडिविजुअल चार्टर प्लेन, न जाने क्या क्या हुआ, पर इन सब को जो यूजर था उस पर कोई काम नहीं हुआ। यूजर को जानबूझ करके साजिशन ऐसा ही छोड़ दिया। अगर इसको हम ऐसा नहीं छोड़ते, अगर इसको भी कुछ सिखा देते, तो मैं लाइटर नोट पे बोलता हूं, फिर ये पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी में बिजी ना रहता, व्यक्ति का निर्माण हो जाता, मोक्ष। कुछ विशेष व्यक्तियों की काबिलियत ना होती, जन्म लेते ही, जिंदा रहते ही वो मोक्ष पा जाता दोस्तों। तो मैंने ये बात को कंपल्सरी अपने सभी स्कूलों और हर ब्रांचेज में डाला कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन हर स्कूल में, हर बच्चे के लिए उपयोगी के रूप में होना चाहिए। क्योंकि ये होता क्या है, हर बच्चा, हर घड़ी, हर मिनट अलग है, परंतु हम उसको पूरी ताकत से यूनिफॉर्म करने के लिए पीछे पड़े। आप जब ये मानते हैं कि बच्चा अलग है, तो ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ ए चाइल्ड एबिलिटी और थॉट कहीं हीनियस क्राइम तो नहीं है। इसीलिए मैंने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन बनाया जिसमें बच्चे को के संस्कार, बच्चे की एक्सेप्टेंस, बच्चे के माता पिता, उसका वातावरण, इन सबको स्टडी करके शिक्षा में डालने का प्रयास किया, जिसको NEP 2020 ने बड़ी प्रमुखता से लिया। सर, मैं चाहूंगा कि आप जो आपने शिक्षा के मूल्य निर्धारित कर सके, जो आपकी नजर में एक वास्तविक शिक्षक को सबको जानना आवश्यक है, उनके बारे में हमको थोड़ा सा अब डिटेल में विस्तारित रूप से बताइए। भारतीय संदर्भ में शिक्षा का आधार अध्यात्म है जी। बाहर के लोगों के लिए आत्मा कभी वर्थ रही नहीं। उन्होंने शरीर को ही आत्मा और सब कारण मान लिया। असल में आत्मा है, उनके यहाँ से आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो। और हमारे में पुनर्जन्म है, अपने कर्मों, अपनी चाहत के हिसाब से। भाई क्यों है पुनर्जन्म? तो कर्मों का संस्कार है, कर्मों का प्रतिफल है, अपनी लालसा है, वासना है, या किसी सुख की चाहत है। ये सब कारण है बहुत सारे। अब इस जन्म में आने के बाद क्या ये मैं इनको शांत कर पा रहा हूं? इसके लिए शिक्षा का आधार अध्यात्म होना चाहिए, मतलब आत्मा ही आधार हो, चैतन्यता उसका आधार हो। मैंने इस पर काम किया। मैं कई बार बोलता हूं वैल्यू एजुकेशन का अर्थ ऐसा है कि खीर में सब कुछ दिखता है आपको, चावल, दूध, ड्राई फ्रूट, कलर, हर चीज दिखती है, पर चीनी नहीं दिखती। परंतु स्वाद चीनी से ही आता है। अब उस चीनी का मतलब है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट ना हो, प्रोसेस हो दोस्तों। हम वैल्यू एजुकेशन की किताब लगा देते हैं, या वैल्यू एजुकेशन का कोई क्लिनिक बना देते हैं, या कोई दवाई दे देते हैं वैल्यू एजुकेशन ऐसा है। ऐसे से वैल्यू एजुकेशन नहीं आती। वैल्यू एजुकेशन तो दिखने की चीज ही नहीं है भाई, ये तो होने की चीज है यार। तो मैंने इसके लिए क्या करा, मैंने एक जीवन विद्या, जो इसके प्रणेता नागराज शर्मा जी हैं, उनका दर्शन उठाया। वेदों ने बहुत बारीकी से काम किया, बड़े विस्तार से काम किया, और ग्रंथों ने भी बहुत अच्छा काम किया, मगर मुझे शॉर्टेस्ट और तत्कालिक चाहिए था। मैंने यहां से उठाया। उसमें बड़ी सुंदर बातें लिखी थी कि जैसे अस्तित्व मूल्य कहाँ कहाँ है, तो वो वस्तु मूल्य है, स्थापित मूल्य है, शिष्ट मूल्य है, मानव मूल्य है, जीवन मूल्य है। अर्थात क्या? अर्थात क्या कि स्थापित मूल्य अगर अंदर स्थापित होंगे तभी शिष्ट मूल्य का मतलब प्रदर्शन होगा। मतलब विश्वास, तभी आपके अंदर विश्वास है तो आप सौजन्य करेंगे। अगर आप में सम्मान है,
तो सौहार्द आएगा, स्नेह है तो निष्ठा दिखाई देगी, ममता है तो उदारता दिखाई देगी, ममता वात्सल्य है तो सहजता रहेगी, कृतज्ञता है तो सौम्यता आएगी, गौरव है तो सरलता रहेगी, श्रद्धा है तो पूज्यता होगी, और इन 8 के बाद अगर प्रेम है तो अनन्यता रहेगी। ये प्रेम की यही परिभाषा है। अगर किसी आदमी में सरलता दिखाई दे रही है तो अब मान के चलिए वो अपनी चीज के प्रति गौरव कर रहा है, सहज है वो आदमी आपके सामने। अगर उसके अंदर आपको पूज्यता दिखाई देती तो श्रद्धा है कहीं। ये 8 चीजें अगर विश्वास है तो सम्मान आ ही जाता है। सम्मान है मतलब अपने बराबर मान है तो स्नेह हो जाता है। जब स्नेह होता है तो ममता हो ही जाती है। ममता हो तो जी करता है क्या ना उसको गाइड कर दूं, वात्सल्य आ ही जाता है। उसके बाद कृतज्ञता हो जाती है, उसके बाद गौरव होता है, श्रद्धा होती है, फिर प्रेम हो जाता है। ये स्थापित और शिष्ट मूल्य थे। मानव मूल्य दोस्तों बहुत मजा आता है। ये जो 6 मानव मूल्य हैं, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। प्रभु को करुणा सागर कहा। दया, कृपा, करुणा है क्या? दया का मतलब आपके पास काबिलियत है, आपको चीज अवेलेबल नहीं हो रही, मैं दया करके वो चीज अवेलेबल करा दूं। कृपा का मतलब आपके पास ताकत तो है, तरीका नहीं मालूम, मैं कृपा करके वो तरीका दिला दूं। करुणा का मतलब ना आपके पास वस्तु है और ना काबिलियत है, मैं दोनों करवा दूं, मैं करुणा सागर हो जाऊं। इतना ही तो कहा गया था। तो ये मानव मूल्य है, सुख, शांति, संतोष, आनंद हर जीवन की जरूरत है। इसी चीज को मैंने एकेडमिक की स्किल से जोड़ते हुए आगे बढ़ा दिया। अब मुझे डायरेक्शन कहां से मिला? तो जो पूरे संसार को हमने ये बिहेवियरल बोर्ड बनाया कि पूरे संसार में कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। तो बच्चे पेट से ही बाइलिंगुअल पैदा हो रहे हैं। 3 साल का बच्चा बेस्ट डीजे ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है। 5 साल का चाइना का बच्चा प्लेन सोलो उड़ाता है। 13 साल का इंग्लैंड का न्यूक्लियर रिएक्टर बना देता है। भीड़ लगी है कि प्रतिभाओं की। टीचर कैसे हैं? सीटेट का एग्जाम पास करने में तकलीफें हो रही हैं, बहुत रिजल्ट नहीं दे पा रहे। फिर उसमें माँ बाप को अगर मैं देखूं तो खिड़कियों पर चढ़ करके नकल कराते हुए माँ बाप, गैर जिम्मेदारी की भागीदारी निभाते हुए माँ बाप, और बहुत सारी घटनाएं। दर्द तो तब होता है जब मैं ये पढ़ता हूँ कि उड़ीसा की माँ ने अपने लवर से शादी करने के लिए अपने 11 साल के बच्चे का मर्डर किया। और वो मर्डर मुझे बहुत दुखी नहीं किया, मर्डर इस बात पे दुखी किया कि उस माँ ने अपने बच्चे के सिर पर 32 बार क्रिकेट का बैट मारा। मुझे ये बहुत दुखी करा। इंडिगो की फ्लाइट में फरवरी महीने में एक माँ अपने 5 दिन के बच्चे को टॉयलेट में डाल करके फ्लश आउट करती, मुझे ये दुख हुआ। इस दौर में मैं समझ गया कि मेरे को वैल्यू एजुकेशन पे बहुत काम करना है। मैं टूट पड़ा। हालात देखी तो जब कि खूब की पढ़ाई अब करना, सफाई, 27 ग्रेस मार्क दे करके 1 लाख बच्चे 10th पास कर रहे हैं, 6 और दे देते। और यही दौर चल पड़ा कि 40 नंबर प्रैक्टिकल मिलेंगे तो 40 में से पब्लिक स्कूल 38-39 तो दे ही देंगे, तो 33 वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सारे ही पास होंगे। ये अलग बात है कि आज बेरोजगारी काबिलियत को नहीं है, शरीर को है। आज आदमी काबिल नहीं है और हक और महत्वाकांक्षा बड़ी रखता है, जॉब मांगता है। अगर किसी भी एम्प्लॉयर से पूछ के देखो, वो हमेशा बेस्ट आदमी का वेट करता है कि काश उसे बेस्ट आदमी मिल जाए, जो भी कीमत वो देने के लिए तैयार है, तो उसको आदमी नहीं मिल रहा बेस्ट। बेरोजगारी तो एम्प्लॉयर साइड से है, बेचारा वो दुखी है, उसको गुजारा करना पड़ता है भाई, कंप्रोमाइज करना पड़ता है एक काम के लिए 4-4 आदमी कि तुम करना, तुम गाइड करना, तुम सुपरविजन करना, और एक आदमी उसको रिपोर्ट करे, इसलिए रखना पड़ता है। क्या परंपराएं हो जो हम स्कूलों में देते हैं। ये इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है, जो मैंने आपको बोला कि पेन ड्राइव का सिस्टम। स्कूलों में इंफॉर्मेशन गैदर करने को शैक्षिक एजुकेशन कहते हैं। करिकुलर एक्टिविटी, इसको संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व में, कॉन्टेक्स्ट और स्वयं मूल्यांकन में फलित करना होता है, और इसको जब आगे बढ़े तो क्रिएट करके चीजों का निर्माण करना होता है। इसीलिए मैंने
करिकुलर एकेडमिक करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर का आपस में सिनर्जी बनाई। और सच बताऊं, आज तक कोई बच्चा कमजोर नहीं पड़ा। मैं तो अक्सर उस डायलॉग को रिपीट करता हूँ, उस फिल्म के, मजदूर फिल्म के इस गाने को, कि हम मेहनत कश जब इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। सर, आपने जो आज हमको वैल्यूएबल नॉलेज दिया, इन्फॉर्मेशन दी, आई होप कि सभी स्कूल ओनर्स के लिए, सभी टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी, काम की रहेगी, और हम सभी आपके दिखाए हुए इस रास्ते पर चल करके शिक्षा जगत को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद दोस्तों। मैं यही चाहता हूँ हर बच्चे में एक शिक्षक स्थापित हो जाए, हर बच्चा एक मुनि बन जाए। वो मुनि जो कपड़े कैसे भी पहने, दिमाग से मुनि हो और कर्म व्यवहार से मुनि हो, ऐसी कामना है मेरी।